Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about section 271 to section 276. ओके, ये सेक्शंस आपस में लिंक है इसलिए एक ही वीडियो में मैंने बता दिया। तो आने वाले सेक्शंस हम अलग अलग वीडियो में भी बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 271 से, जिसमें दे रखे हैं ऐसे सर्कमस्टेंसेस जब कंपनी वाउंड अप होगी बाय द ट्रिब्यूनल। ओके, नेक्स्ट सेक्शन जो है वो पेटिशन का होगा और पेटिशन हम कब फाइल करेंगे वो दे रखा है इस सेक्शन में। ओके, यानी सर्कमस्टेंसेस दे रखे हैं ऊपर, जैसे चार्ट में भी आप देख सकते हैं, ब्रीफ में दे रखा है कि कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस होंगे। इसी को हम डिटेल में अब सीखेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है कंपनी में ऑन अ पेटिशन अंडर सेक्शन 272। जैसा कि मैंने कहा पेटिशन कब जाएगा 272 में, बट कब जाएगा वो दे रखा है 271 में। ओके, यानी सर्कमस्टेंसेस दे रखे हैं कि कब ट्रिब्यूनल के थ्रू कंपनी वाउंड अप हो सकती है। ओके, यानी कंपनी कब वाउंड अप हो सकती है बाय द ट्रिब्यूनल। तो सबसे पहली सिचुएशन दे रखी है, अगर कंपनी ने पास कर दिया है स्पेशल रिजोल्यूशन। कौन पास करेगा? मेंबर्स। ओके, कि कंपनी को वाउंड अप करना है बाय द ट्रिब्यूनल। देन उस केस में क्या हो जाएगा, ट्रिब्यूनल को पेटिशन फाइल कर देगी कंपनी, या फिर और भी कई सारी चीज़ें होगी, वो 272 की बात है। अभी सिर्फ सर्कमस्टेंसेस यानी सिचुएशंस हैं कि कौन कौन सी सिचुएशन में कंपनी जो है वो वाउंड अप हो जाएगी बाय द ट्रिब्यूनल। ओके, सिर्फ सिचुएशंस की बात हो रही है। पहला ये था। नेक्स्ट इज़, अगर कंपनी में जो भी काम हो रहे हैं वो अगेंस्ट हो रहे हैं किसके? सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। फ्रेंडली रिलेशन जो है वो हमारे ख़राब हो रहे हैं, अगेंस्ट में है उसके हमारी एक्टिविटीज़। पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट में है, डिसेंसी, मोरालिटी। ओके, इन सब चीज़ों को हम ख़राब कर रहे हैं, यानी इनके अगेंस्ट में हम एक्ट कर रहे हैं। ओके, यानी जो इंडिया के जो देश के सिद्धांत हैं, उनकी इंटीग्रिटी है, उसके खिलाफ हम कुछ भी काम कर रहे हैं, या फिर सिक्योरिटी के खिलाफ काम कर रहे हैं, या फिर हमारा जो फॉरेन रिलेशन है फॉरेन स्टेट से, उसके खिलाफ हम काम कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ या फिर डिसेंसी के खिलाफ, मोरालिटी के खिलाफ, तो उस केस में क्या होगा, उस सर्कमस्टेंसेस में भी कंपनी वाउंड अप हो सकती है बाय द ट्रिब्यूनल। ओके, नेक्स्ट इज, इफ़ ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय रजिस्ट्रार, यानी रजिस्ट्रार ने एप्लीकेशन भेजी है। ओके, या फिर कोई अदर पर्सन जो ऑथराइज किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और नोटिफाई किया गया अंडर दिस एक्ट, देन रजिस्ट्रार क्या करेगा? ट्रिब्यूनल को भेजेगा। देन ट्रिब्यूनल उस चीज़ को देखेगा और उसके ओपिनियन में अगर कंपनी के अफेयर्स कंडक्ट किए जा रहे हैं इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, या फिर कंपनी फॉर्म ही इसलिए की गई है ताकि वो फ्रॉड कर सके, या फिर अनलॉफुल पर्पस के लिए ही कंपनी को फॉर्म किया गया है, या फिर जो पर्सन कंसर्न है इन द फॉर्मेशन या फिर मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स में वो गिल्टी हैं ऑफ फ्रॉड, मिसफियंस या मिसकंडक्ट, यानी कोई भी अनलॉफुल एक्ट कर रहे हैं। ओके, तो फिर उस केस में क्या होगा, कंपनी वाउंड अप हो जाएगी बाय द ट्रिब्यूनल। ओके, हो सकती है बिकॉज रजिस्ट्रार ने क्या किया है, एप्लीकेशन दी है किसको? ट्रिब्यूनल को, और ट्रिब्यूनल के ओपिनियन में अगर ऐसा है कुछ कि फ्रॉड हो रहा है या फिर कोई भी अनलॉफुल एक्ट हो रहा है, देन उस केस में ट्रिब्यूनल वाउंड अप कर सकता है कंपनी को, उसके पास पावर है। नेक्स्ट इज, इफ़ द कंपनी हैज़ मेड अ डिफ़ॉल्ट, कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार, क्या चीज़? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर एनुअल रिटर्न फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 कॉन्सिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स, यानी पहले के 5 साल लगातार अगर कंपनी ने फाइल नहीं किया है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर एनुअल रिटर्न्स, देन उस केस में भी क्या होगा, ट्रिब्यूनल के थ्रू वो वाइंड अप हो सकती है कंपनी। नेक्स्ट, इफ़ द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी वाउंड अप, यानी ट्रिब्यूनल को और कोई भी रीज़न अगर है ट्रिब्यूनल के पास, या ट्रिब्यूनल के ओपिनियन में अगर कंपनी का वाउंड अप होना चाहिए किसी और रीज़न, कोई भी और रीज़न हो सकता है। जस्ट एंड इक्विटेबल का मतलब होता है ट्रिब्यूनल को पावर दी गई है कि उसके ओपिनियन में अगर कोई भी रीज़न है और कोई इन सब रीजंस के अलावा, ओके, देन उस केस में क्या होगा, वो वाउंड अप कर सकता है, यानी ट्रिब्यूनल को पावर्स दे रखी है। राइट, तो ये था 271। अब बात करते हैं 272 की। 271 में क्या था, सिचुएशंस दे रखी थी कि कब कब कंपनी वाउंड अप हो सकती है बाय द ट्रिब्यूनल। 272 में दे रखा है पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन पेटिशन बिफोर ट्रिब्यूनल में बी प्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। पेटिशन कौन कौन दे सकता है? कंपनी, राइट, जैसा कि पहले
मतलब 271 में भी मैंने बताया था कि कंपनी क्या कर रही है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रही है। ओके, तो वही कंपनी पेटिशन फाइल करेगी। या फिर कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी या फिर कॉन्ट्रीब्यूटरीज। कॉन्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, कंपनी का मेंबर ही होता है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप उसको कह दिया जाता है कॉन्ट्रीब्यूटरी। ओके, फॉर एग्जांपल एक 100 फेस वैल्यू का शेयर है, उसने 80 दे रखे हैं, बाकी 20 पेंडिंग है, तो वो क्या 20 कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, बट इट इज़ जस्ट द एग्जांपल। अगर पूरा का पूरा फेस वैल्यू जो भी है, कंपनी का जो शेयर का वैल्यू है, उसने पूरा अपनी लाइबिलिटी पे कर दी है, देन ऑल्सो उसको कंट्रीब्यूटरी माना जाएगा, बिकॉज मेंबर क्या होते हैं एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप कंट्रीब्यूटरी कहलाते हैं। ओके, तो वो अगर पेटिशन फाइल करना चाहे तो कर सकते हैं ट्रिब्यूनल को। ऑल और एनी ऑफ द पर्सन स्पेसिफाइड अबव, यानी कंपनी प्लस कंट्रीब्यूटरी या कंट्रीब्यूटरीज कॉम्बो में भी कर सकती है। फोर्थ, द रजिस्ट्रार आरओसी भी कर सकती है। ओके, ये भी हमने सिचुएशन वाले सेक्शन में देखा था। फिफ्थ, कोई भी पर्सन जो ऑथराइज किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी हमने देखा था सिचुएशन में। ओके, एंड द लास्ट इज इन केस अफेयर्स ऑफ अ कंपनी कंडक्टेड अगेंस्ट द नेशन इंटरेस्ट बाय द सीजी या एसजी। ओके, ये भी हमने वो सॉवरेनिटी और इंटरेस्ट ऑफ द नेशन के रिगार्डिंग हमने देखा था कि अगर ऐसा कोई एक्ट कर रही है कंपनी, देन ऑल्सो क्या हो सकता है, वाउंड अप हो सकता है उसका। ओके, नाउ अब इन्हीं पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है कंट्रीब्यूटरी का। तो कंट्रीब्यूटरी यानी मेंबर को एंटाइटल किया गया है टू प्रेजेंट अ पेटिशन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, बट कंडीशन क्या है, शेयर्स जो है वो मतलब खरीदते बेचते रहते हैं लोग, राइट, तो मेंबर्स भी चेंज होते रहते हैं। तो जब भी कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप होगा, यानी वाइंडिंग अप जब भी स्टार्ट होगा उसके 18 मंथ्स बिफोर, ओके, ये जो पीरियड है इसमें एटलीस्ट 6 मंथ वो जो शेयर है वो किसके नाम पे होना चाहिए, रजिस्टर्ड इन हिज नेम। ओके, तभी उसको कहा जाएगा कंट्रीब्यूटरी और तभी वो पेटिशन फाइल कर सकता है। ओके, यानी कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप से 18 मंथ्स पहले और उसी पीरियड में एटलीस्ट 6 मंथ उसके नाम पे वो शेयर रजिस्टर होना चाहिए। ओके, तो उसको कहा जाएगा कंट्रीब्यूटरी और वो पेटिशन फाइल कर सकता है। नेक्स्ट दे रखा है कंट्रीब्यूटरी फाइल कर सकता है पेटिशन इग्नोरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी कंपनी में अगर उसने वो होल्डर है फुल्ली पेड अप शेयर का तो भी वो कर सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर 100 की फेस वैल्यू है और उसको मतलब उसने पूरा पे कर दिया है, फिर भी उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, फिर भी वो कंट्रीब्यूटरी माना जाएगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ओके, तो वो फाइल कर सकता है पेटिशन इग्नोरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। सबसे पहला था ये। सेकंड इज़ कंपनी के पास एसेट है ही नहीं तो भी कर सकता है। अगर कंपनी के पास सरप्लस फंड नहीं है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द शेयर होल्डर आफ्टर द सेटिस्फेक्शन ऑफ इट्स लाइबिलिटीज़, यानी लाइबिलिटीज़ को पैसे देने के बाद कोई भी सरप्लस फंड नहीं है, ओके, लेफ्ट, देन ऑल्सो इट कैन फाइल द पेटिशन। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रार। अभी कंट्रीब्यूटरी का हमने डिटेल में समझ लिया। अब है पेटिशन बाय रजिस्ट्रार। पेटिशन बाय रजिस्ट्रार में है द रजिस्ट्रार शैल बी एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट अ पेटिशन सेम, ओके, फॉर द वाइंडिंग अप एक्सेप्ट क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 271, बिकॉज उसमें क्या था, कंपनी खुद ही क्या कर रही थी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रही थी और खुद ही पेटिशन फाइल कर रही थी। देन इन दैट केस इसीलिए कहा गया है कि क्लॉज ए को छोड़ के रजिस्ट्रार के पास पावर है, वो क्या कर सकता है, पेटिशन फाइल कर सकता है फॉर वाइंडिंग अप। बट प्रोवाइडेड दैट रजिस्ट्रार को क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, ओके, यानी अप्रूवल लेना पड़ेगा प्रीवियस, यानी करने से पहले, पेटिशन फाइल करने से पहले। नेक्स्ट इज प्रोवाइडेड फर्दर दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट अकॉर्ड इट्स सैंक्शन अनलेस, कंपनी जो है मतलब जो भी कंपनी के खिलाफ जो रजिस्ट्रार क्या कर रहा है, पेटिशन फाइल कर रहा है, कंपनी को क्या देना पड़ेगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ओके, यानी मेकिंग रिप्रेजेंटेशन, यानी वो कंपनी से रिप्रेजेंटेशन लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद ही वो क्या करेगा, सैंक्शन देगा अपने, ओके। यानी सबसे पहले क्या हुआ, रजिस्ट्रार ने क्या किया, पेटिशन फाइल किया, ओके, बट पेटिशन फाइल करने से पहले क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ली। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल लेने से पहले क्या करेगी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन देगी कंपनी को, राइट। सीक्वेंस समझ गए आप, पेटिशन फाइल करने से पहले प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सैंक्शन करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन, ओके। नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज पेटिशन प्रेजेंटेड बाय कंपनी। अब जब कंपनी क्या करती है ना, जब भी पेटिशन फाइल करती है यानी प्रेजेंट करती है फॉर वाइंडिंग अप, तो ट्रिब्यूनल को एडमिट यानी पेटिशन फाइल करने से पहले क्या करना पड़ेगा, उसको साथ में अटैच करने पड़ेंगे क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इन सच फॉर्म एंड सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ओके, यानी जो भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है उसको क्या करने पड़ेंगे, अटैच करने पड़ेंगे, राइट, विद दैट पेटिशन। नेक्स्ट इज कॉपी ऑफ पेटिशन विद रजिस्ट्रार। इसमें क्या होगा, जो कॉपी है पेटिशन की वो क्या करना पड़ेगा, फाइल करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को, एंड रजिस्ट्रार शैल विदाउट प्रीजुडिस टू एनी अदर प्रोविज़न सबमिट करेगा अपने व्यूज़ टू द ट्रिब्यूनल विद इन 60 days ऑफ रिसिट ऑफ सच पेटिशन। ओके, यानी पहले हमने क्या किया, पेटिशन फाइल की, उसके बाद उसकी जो कॉपी है वो हमने फाइल की रजिस्ट्रार को, फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, अपने व्यूज़ जो है वो सबमिट करेगा ट्रिब्यूनल को विद इन 60 days, जैसे ही हमने उसको भेजा और उसने रिसीव कर लिया वो। ओके, कॉपी ऑफ पेटिशन। तो ये ट्रायंगल आप समझ गए, रजिस्ट्रार, ट्रिब्यूनल, कंपनी। ओके, कंपनी ने क्या किया, सबसे पहले तो कंपनी ने क्या किया, ट्रिब्यूनल को पेटिशन फाइल किया और उसकी कॉपी जो है रजिस्ट्रार को भी फाइल की। फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, 60 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा, अपने व्यूज़ ट्रिब्यूनल को बताएगा कि उसको क्या लगता है इस पर्टिकुलर पेटिशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज सेक्शन 273 जो कि है पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल। इसमें कुछ बातें दे रखी है, जैसे कि ट्रिब्यूनल में ऑन रिसिप्ट ऑफ पेटिशन, जैसे ही हमने ट्रिब्यूनल को पेटिशन भेजा अंडर सेक्शन 272, तो वो पास कर सकता है कुछ ऑर्डर्स। ओके, तो ये ऑर्डर्स जो पास करेगा इसी को कहा गया है पावर ऑफ ट्रिब्यूनल। तो ये है सेक्शन 273। तो कौन कौन सी पावर्स है वो देख लेते हैं, यानी ऑर्डर जो है वो कौन कौन से पास कर सकता है ट्रिब्यूनल। या तो वो डिसमिस कर देगा ऑर्डर विद और विदाउट कॉस्ट। ओके, यानी कॉस्ट भी लगा सकता है या फिर कोई कॉस्ट नहीं, और वो ऑर्डर डिसमिस कर सकता है। ओके, या फिर कोई इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकता है, मतलब टेम्प्रेरी ऑर्डर पास कर सकता है, उसके बाद फाइनल ऑर्डर पास करे। ओके, यानी पहले इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है। अपॉइंट कर सकता है प्रोविजनल लिक्विडेटर को। प्रोविजनल मतलब टेम्प्रेरी लिक्विडेटर को, किसका, कंपनी का, टिल द मेकिंग ऑफ अ वाइंडिंग अप ऑर्डर। वाइंडिंग अप ऑर्डर से पहले क्या कर सकता है वो, प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकता है। और ऑर्डर कर सकता है फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी विद और विदाउट कॉस्ट, या फिर एनी अदर ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट। जो भी ट्रिब्यूनल को ठीक लगे वो ऑर्डर पास कर सकता है। नेक्स्ट इज टाइम लिमिट ऑफ एन ऑर्डर। तो वो क्या करेगा, विद इन 90 days उसको पास करना पड़ेगा ऑर्डर। ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पेटिशन। ओके, बट बिफोर अपॉइंटिंग प्रोविजनल लिक्विडेटर यानी टेम्प्रेरी लिक्विडेटर को अपॉइंट करने से पहले ट्रिब्यूनल क्या करेगा, नोटिस देगा कंपनी को एंड अफोर्ड अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू इट, यानी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी क्या होगी, देगा कंपनी को, ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेशन बना सके। यानी कंपनी जो है अपना, कंपनी के क्या मतलब रिप्रेजेंटेशन, यानी कंपनी को कुछ रिप्रेजेंट करना हो या फिर कोई भी कंपनी को जस्टिफिकेशन देना हो, उसके लिए वो क्या करेगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा। इफ़ एनी अनलेस फॉर अ स्पेशल रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ट्रिब्यूनल थिंग्स टू डिस्पेंस विथ सच नोटिस। ओके, सिंपल। नेक्स्ट इज ट्रिब्यूनल जो है वो सिंपल सा पॉइंट है कि ट्रिब्यूनल रिफ्यूज़ नहीं कर सकता वाइंडिंग अप का ऑर्डर ऑन ग्राउंड्स ओनली डैट, अगर कंपनी के पास क्या है, मोर्गेज है फॉर एन अमाउंट इक्वल टू और इन एक्सेस ऑफ दोज एसेट्स, यानी एसेट से ज़्यादा कंपनी के लोन है या फिर कंपनी के पास एसेट ही नहीं है, तो इस ग्राउंड पे ट्रिब्यूनल जो है वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता वाइंडिंग अप ऑर्डर। ओके, तो ये सिंपल सा पॉइंट है। नेक्स्ट, अब ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर पास करेगा उसमें कोई अदर रेमेडी ऑन जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। अब जो भी पेटिशंस आते हैं उसमें सारे के सारे पेटिशंस पे अगर वाइंडिंग अप का ऑर्डर चला जाए तो काफ़ी कंपनीज बंद हो जाएगी, राइट। तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, एनी अदर रेमेडी भी पास कर सकता है ऑन जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, यानी वेयर ए पेटिशन इज प्रेजेंटेड ऑन ग्राउंड दैट इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी वाउंड अप, बट ट्रिब्यूनल जो है वो रिफ्यूज़ कर सकता है टू मेक एन ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप। ओके, इफ़ इट इज़ ऑफ ओपिनियन दैट द सम अदर रेमेडी इज़ अवेलेबल। ओके, यानी कोई और अच्छी रेमेडी अवेलेबल है देन वो कर लीजिए। ओके, वाइंड अप नहीं करते हैं। ओके,
तो पेटिशनर्स जो भी है, जिसने भी पेटिशन दिया है, तो उसको क्या करेगा, कोई अदर रेमेडी सजेस्ट करेगा एंड दैट दे आर एक्टिंग अनरीजनेबली, ओके, और उनको कहेगा कि वो उनका जो एक्ट है वो अनरीजनेबल है, इतनी सी बात के लिए हम वाउंड अप नहीं कर सकते। तो वो इंस्टेड क्या करेगा, परस्यूइंग द अदर रेमेडी, यानी अदर रेमेडी परस्यू करने की सलाह देगा या फिर उनको वो चीज़ करवा देगा, ओके। यानी कोई अदर रेमेडी का मतलब होता है अदर देन वाइंडिंग अप, ओके, और कोई भी रेमेडी है तो वो करा देगा जो भी उसको ठीक लगे, ओके। तो अब बात करते हैं सेक्शन 274 की, जो कि है डायरेक्शंस फॉर फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओके। तो इसमें ट्रिब्यूनल को पावर दी गई है कि ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है कंपनी को टू फाइल स्टेटमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स, बिकॉज हमने लास्ट स्लाइड्स में भी देखा था कि कंपनी जब भी क्या करती है, पेटिशन फाइल करती है ट्रिब्यूनल को, देन उसको क्या करना पड़ता है, साथ ही साथ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी देना पड़ता है, राइट। तो उसके अलावा अगर कोई भी पर्सन, यानी एनी पर्सन अदर देन द कंपनी अगर पेटिशन फाइल करता है ट्रिब्यूनल को लगता है कि वो जो पर्टिकुलर केस है वो वाइंडिंग अप का है, तो वो ऑर्डर कर सकता है कंपनी को टू फाइल its objections along with the statement of its affairs, okay, within 30 days of the order, such form and such manner as may be prescribed। तो ये सीधी सी बात दे रखी है, आप चार्ट में भी देख सकते हैं, सेम ही चीज़ लिखी हुई है। तो नेक्स्ट इज एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फाइलिंग, ओके। अब एक्सटेंशन जो है वो भी कौन देगा, ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल अलाउ कर सकता है फर्दर पीरियड ऑफ 30 डेज इन सिचुएशन ऑफ कंटीजेंसी और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है कुछ, तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, अलाउ कर सकता है फर्दर पीरियड, यानी 30 डेज से ज़्यादा भी पीरियड वो अलाउ कर सकता है, ओके। पावर किसके पास है, ट्रिब्यूनल के पास। नेक्स्ट इज डिपॉजिट ऑफ सिक्योरिटी। ट्रिब्यूनल डायरेक्ट कर सकता है पेटिशनर को, यानी जो भी पेटिशन दे रहा है ट्रिब्यूनल को, टू डिपॉजिट सच सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट as it may consider reasonable as a precondition to issue directions to the company, okay। जो भी कॉस्ट ट्रिब्यूनल को लगता है डिपॉजिट करनी चाहिए वो करवा सकता है किससे, जो भी पेटिशनर है, यानी जो भी पेटिशन फाइल कर रहा है ट्रिब्यूनल को। नेक्स्ट इज पनिशमेंट फॉर नॉट फाइलिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी कंपनी अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फाइल नहीं करती है, सब सेक्शन 1 जो हमने पढ़ा था, जिसमें जो इंट्रोडक्शन वाला ही था सेक्शन 274 का, जिसमें कंपनी को क्या करना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फाइल करना पड़ता है अलॉन्ग विद ऑब्जेक्शंस विद इन 30 डेज। बट अगर वो नहीं करती है, देन शेल फॉरफिट द राइट टू अपोज द पेटिशन, यानी अपोज करने का जो राइट है कंपनी का वो फॉरफिट कर लिया जाएगा, यानी वो कंपनी फिर उस पेटिशन के खिलाफ नहीं बोल सकती, यानी अगेंस्ट उसके नहीं जा सकती, अपोज नहीं कर सकती। एंड सच डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी एज फाउंड रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉन कंप्लायंस, उनको पनिशमेंट मिलेगी अंडर सब सेक्शन 4। सब सेक्शन 4 क्या है, ये वाला, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन। कोई भी डायरेक्टर या ऑफिसर कॉन्ट्रावेंट करता है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, देन डायरेक्टर या फिर ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज़ इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट, या फिर विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000, से कम नहीं, बट एक्सटेंड हो सकता है 5 लाख तक, या फिर दोनों चीज़ें, इम्प्रिजनमेंट भी और फाइन भी, ओके। तो ये कॉन्ट्रावेंशन दे रखा है इस पर्टिकुलर सेक्शन का 274 का, अगर कंपनी फाइल नहीं करती है अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। नेक्स्ट इज ऑफिसर्स टू पे कॉस्ट ऑफ द कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीटेड एंड ऑडिटेड टू द लिक्विडेटर, ओके। तो लिक्विडेटर को कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, कौन करेगा, ऑफिसर्स। अगर ऑर्डर आया ट्रिब्यूनल को, कौन सा वाला, क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 273, जो कि था ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप विद और विदाउट कॉस्ट, ओके। उसमें क्या था, 273 में यही लिखा हुआ था, विद और विदाउट कॉस्ट, राइट। तो वो वाले पॉइंट में अगर ऑर्डर आया है, देन विद इन 30 डेज ऑफ सच ऑर्डर सबमिट करना पड़ेगा एट द कॉस्ट ऑफ द कंपनी, the books of accounts of the company completed and audited up to the date of the order to such liquidator and in manner specified by the tribunal। जो भी मैनर स्पेसिफाई कर रखा होगा ट्रिब्यूनल ने, उस मैनर में क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट पे करनी पड़ेगी उन ऑफिसर्स को, ओके। नेक्स्ट इज कंप्लेंट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर स्पेशल कोर्ट मे बी फाइल्ड बाय, ओके। इसमें क्या लिखा हुआ है, कंप्लेंट जो है फाइल कर सकते हैं इन दिस बिहाफ बिफोर द स्पेशल कोर्ट बाय रजिस्ट्रार, प्रोविजनल लिक्विडेटर, कंपनी लिक्विडेटर, या फिर एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द ट्रिब्यूनल, ओके। यानी स्पेशल कोर्ट में भी हम क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ये सिंपल सा पॉइंट है।
सो नेक्स्ट इज सेक्शन 275 जिसमें दे रखा है कंपनी लिक्विडेटर्स एंड देयर अपॉइंटमेंट। इसमें लिक्विडेटर्स के बारे में दे रखा है एंड उनके अपॉइंटमेंट के बारे में दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 275 जिसका फर्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट कब होगा? एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप, राइट। जैसे ही ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास करेगा तभी ऑफिशियल लिक्विडेटर का अपॉइंट करेगा, राइट। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर का अपॉइंट करेगा या फिर लिक्विडेटर अपॉइंट होगा कहाँ से? जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रजिस्टर्ड है। कहाँ पे? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में। उसमें कुछ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रजिस्टर होते हैं तो उनको अपॉइंट कर देगा एज अ कंपनी लिक्विडेटर। सिंपल। तो दैट इज फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर या फिर कंपनी लिक्विडेटर बाय ट्रिब्यूनल। तो प्रोविजनल लिक्विडेटर क्या होता है? टेम्परेरी, ओके। टेम्परेरी लिक्विडेटर भी अपॉइंट कर सकता है, यानी वो फाइनल लिक्विडेटर नहीं होगा, तो वो भी अपॉइंट हो सकता है फ्रॉम अमंगस्ट द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो रजिस्टर्ड हैं कहाँ पे? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में। तो ये था सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट जिसमें दे रखा है ट्रिब्यूनल में लिमिट द पावर्स ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर, बिकॉज वो टेम्परेरी लिक्विडेटर है तो उसकी पावर्स जो है वो क्या कर सकता है? लिमिट लगा सकता है उस पावर्स में। वेयर अ प्रोविजनल लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल में लिमिट एंड रेस्ट्रिक्ट कर सकता है पावर्स बाय ऑर्डर अपॉइंटिंग हिम और इट और बाय सब्सीक्वेंट ऑर्डर, यानी अपॉइंटमेंट करते टाइम भी लगा सकता है एंड सब्सीक्वेंट ऑर्डर में भी लगा सकता है। बट अदरवाइज ही शैल हैव सेम पावर्स एज अ लिक्विडेटर। अगर ऐसा नहीं करेगा देन उसके पास सेम पावर्स होगी जो कि एक लिक्विडेटर में होती है। नेक्स्ट इज ट्रिब्यूनल टू स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर। टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाई करनी है, ओके। किसकी? प्रोविजनल लिक्विडेटर की या फिर कंपनी लिक्विडेटर्स की। एंड फी पेबल टू हिम वो भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और इट शैल बी स्पेसिफाइड बाय द ट्रिब्यूनल ऑन द बेसिस ऑफ टास्क रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म। मतलब किसके बेस पे फीस पे करेंगे? परफॉर्मेंस के बेस पे, एक्सपीरियंस के बेस पे, क्वालिफिकेशन के बेस पे एंड साइज ऑफ द कंपनी के बेस पे। बड़ी कंपनी है तो बड़ी फीस पे करेंगे यानी ज़्यादा फीस पे करेंगे, छोटी सी कंपनी है तो कम फीस पे करेंगे। तो दैट इज़ फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट इज फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन बाय लिक्विडेटर ऑन अपॉइंटमेंट, यानी जब भी अपॉइंटमेंट होगा लिक्विडेटर का तो कौन सा लिक्विडेटर? प्रोविजनल लिक्विडेटर या फिर कंपनी लिक्विडेटर, दोनों में, ओके। एज द केस में भी सच लिक्विडेटर को क्या करना पड़ेगा? फाइल करना पड़ेगा डिक्लेरेशन विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। कौन से फॉर्म में? प्रेस्क्राइब फॉर्म में, जो डिस्क्लोज करेगा क्या? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी किसी भी तरह का इंटरेस्ट है उस कंपनी में उसका, या फिर किसी भी तरह का लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है, यानी किसी भी तरह से कनेक्ट है उस पर्टिकुलर कंपनी से, तो उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ओके। इफ़ एनी with the tribunal and such obligation shall continue throughout the terms of his appointment. Simple. Next and the last point is appointment of provisional liquidator as a company liquidator. While passing a winding up order, tribunal appoint कर सकता है provisional liquidator को। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 273 सबसेक्शन 1 क्लॉज C। एज द कंपनी लिक्विडेटर भी अपॉइंट कर सकता है उसी पर्सन को फॉर कंडक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी जो प्रोविजनल लिक्विडेटर को था, मतलब प्रोविजनल लिक्विडेटर जो था हमारा पहले, उसको हम अब कंपनी लिक्विडेटर की तरह भी अपॉइंट कर सकते हैं, ओके। तो ये है लास्ट पॉइंट। नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर, अब पढ़ेंगे रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विडेटर, ओके। तो वो सिंपल सी बातें दे रखी है इसमें कि रिमूवल ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर या फिर कंपनी लिक्विडेटर, दोनों ही केस दे रखे हैं। अब इसमें सबसे पहले ग्राउंड्स पढ़ेंगे हम कि किन ग्राउंड्स पे उसको क्या कर सकते हैं हम रिमूव। किसको? कंपनी लिक्विडेटर को या फिर प्रोविजनल लिक्विडेटर को। या तो वो मिसकंडक्ट करता है, ओके, यानी कंपनी में कुछ भी तरह की सही से काम नहीं करता है, मिसकंडक्ट करता है, या फिर फ्रॉड करता है, या फिर मिसफियंस यानी अनलॉफुल एक्ट करता है कुछ, या फिर वो प्रोफेशनल इनकम्पिटेंस है यानी उसके पास प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है इतनी, या फिर फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू केयर एंड डिलीजेंस, यानी ड्यू केयर एंड डिलीजेंस से काम नहीं कर रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा है अपने फंक्शंस इफेक्टिवली, एंड इनएबिलिटी टू एक्ट एज अ प्रोविजनल लिक्विडेटर या फिर कंपनी लिक्विडेटर की तरह वो काम नहीं कर पा रहा है, यानी एक्ट नहीं कर पा रहा है, या फिर उसका इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है या लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है हम कह सकते हैं, ओके,
किसी भी तरह का, इन सब में से कोई भी तरह का ग्राउंड अगर होता है, देन हम क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। किसको? कंपनी लिक्विडेटर को या फिर प्रोविजनल लिक्विडेटर को। तो सबसे पहला पॉइंट एक और चीज़ है, पहला पॉइंट तो ग्राउंड हो गया। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ वर्क ऑफ लिक्विडेटर्स। ओके, यानी इन द इवेंट ऑफ डेथ, अगर डेथ हो जाती है उस पर्टिकुलर लिक्विडेटर की, या फिर रिज़ाइन हो जाता है वो, या फिर रिमूव हो जाता है, कौन? प्रोविजनल लिक्विडेटर, या फिर एज द केस में भी कंपनी लिक्विडेटर। ओके, दोनों की बात की जा रही है। तो द ट्रिब्यूनल में ट्रांसफ़र कर सकता है वो जो वर्क असाइन हुआ था उसको टू अनदर कंपनी लिक्विडेटर फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। यानी जो भी काम उसको असाइन हुए थे, जो भी वर्क उसको असाइन हुआ था, वो सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा किसी और कंपनी लिक्विडेटर को, और रीजंस जो है वो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे इन राइटिंग। ओके भाई, रीज़न कुछ भी हो सकता है ना, डेथ हो सकती है, रिज़ाइन हो सकता है, या फिर रिमूव हो सकता है। तो वो जो भी रीजंस है उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एंड बाद में जो भी वर्क है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा किसको? अनदर कंपनी लिक्विडेटर को। नेक्स्ट इज रिकवर ऑफ लॉस और डैमेज फ्रॉम लिक्विडेटर। यानी ट्रिब्यूनल के ओपिनियन में कोई भी लिक्विडेटर रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉजिंग एनी लॉस या डैमेज हुआ है किसको? कंपनी को, ड्यू टू फ्रॉड और मिसफियंस और फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू केयर एंड डिलीजेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज वर्क या फिर फंक्शंस, पावर्स। तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है? रिकवर कर सकता है कोई भी लॉस या डैमेज किसकी वजह से हुआ है? जो लिक्विडेटर की वजह से, एंड पास कर सकता है ऑर्डर्स एज इट मे थिंक फिट। ओके, यानी किसी भी तरह का लॉस अगर उस पर्टिकुलर लिक्विडेटर की वजह से हुआ है, देन उसको वो लॉस जो है वो वापस चुकाना पड़ेगा, यानी रिकवर किया जाएगा उसी पर्टिकुलर लिक्विडेटर से। नेक्स्ट इज रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द लिक्विडेटर। ओके, यानी उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू उसको सुनने के लिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। ओके, तो द ट्रिब्यूनल शैल बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन प्रोवाइड करेगा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द प्रोविजनल लिक्विडेटर एज द केस में भी कंपनी लिक्विडेटर। यानी दोनों को ही क्या होगा? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी एज द केस में भी। अगर प्रोविजनल लिक्विडेटर का केस है तो उसको प्रोवाइड किया जाएगा क्या? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी वो क्या कहना चाह रहा है उसको सुना जाएगा पहले, फिर डिसाइड किया जाएगा जो भी डिसीजन होगा। ये सेम केस होगा कंपनी लिक्विडेटर पे भी। ओके।